Hello friends, welcome to the another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the SST book of Standard 4. The name of the book is Our Social Environment, and the chapter we will be dealing is the 10th chapter. The name of the chapter is Our Water Resources. First we will read the chapter. Water is essential for all living beings to survive on earth. It is used for different purposes such as drinking, bathing, cooking, washing and for growing crops. Rain is the main source of water. The amount of rainfall received in different regions of India is not the same. There are areas where rainfall is often very poor. There are other places where it is too much. We need water throughout the year to grow crops. So it is necessary to plan the use of our water resources properly. Irrigation in India. Irrigation is the process by which water is brought to soil for growing crops by means of tanks, wells, canals and dams. ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स रहते हैं, जितने भी जीवित प्राणी हमारे अर्थ पे रह रहे हैं, उन सबको जीवित रहने के लिए वाटर का सबसे ज्यादा जरूरत है. बहुत ही वाटर उनके लिए इम्पोर्टेंट है. वाटर को अलग अलग कामों के लिए यूज किया जाता है. पीने के लिए, नहाने के लिए, कुक करने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और फसलें उगाने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए. सबसे मेन सोर्स वाटर का, पानी का मेन स्रोत सबसे क्या है? वह है रेन, है ना, बारिश. उसी से वाटर सबसे ज्यादा हम लोग को मिलता है. अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितने मात्रा में बारिश हो रही, कितना बारिश हो रहा है, कितना अमाउंट का बारिश हो रहा है, वो इंडिया के हर एक रीजन में सेम नहीं है. कुछ रीजन्स में, एरियाज में ज्यादा बारिश होती है, कुछ एरियाज में कम बारिश होती है, और कहीं कहीं पे है कि अक्सर बारिश होती है और कहीं कहीं पे बहुत ही रेयरली बारिश होती है. ठीक है, और कोई कोई ऐसा भी एरिया है जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा ही होती है. हम लोग को वाटर पूरे साल ही जरूरत होता है ताकि हम लोग क्रॉप्स उगा सके, फसलें उगा सके. ठीक है, इसीलिए नेसेसरी है कि हम लोग को जो भी वाटर रिसोर्सेज है हमारे कंट्री में, जो भी नदियां हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, उन सब के वाटर को का यूज को हम लोग प्लान करें, प्रॉपरली यूज कर सके. उन सबको उसका जरूरी है कि उनके कैसे यूज करना है, उसके लिए प्लानिंग किया जा सके. आप लोग जानते हैं कि हमारे कंट्री में क्या है, इंडिया में बहुत सारे रिवर्स है. होल ऑफ द कंट्री में रिवर्स बहते रहते हैं. तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से इरिगेशन होता है. इरिगेशन क्या है? इरिगेशन वह प्रोसेस है जिससे कि पानी को मिट्टी के पास लाया जाता है फसलें उगाने के लिए. अब पानी को मिट्टी के पास कैसे लाएंगे? या तो टैंक्स से निकाल के लाएंगे, टैंक्स में जहां जमा हो रहा है. वेल्स से, कुआं से निकाल के लाएंगे. कैनाल से, है ना, जहाँ पे कहीं लेक है या रिवर है वहां से लंबी लंबी नहरें बनाएंगे और खेतों तक लाएंगे. या डैम में नदी के पानी को रोक के रखेंगे और वहां से बहा के लाएंगे खेतों तक. तो इस तरीके से हम लोग खेतों तक पानी ला सकते हैं. अब है कि हमारे कंट्री में ज्यादातर तो ये है, कैनाल इरिगेशन ही ज्यादा होता है. नहरों से पानी ज्यादा मिलता है पौधों को. कोई एरिया में क्या है, वेल इरिगेशन भी बहुत है, कुआं से पानी ले रहे हैं. और टैंक इरिगेशन भी कुछ एरियाज में काफी है. ठीक है, अभी हम लोग पहला पढ़ते हैं Tanks are the oldest means of irrigation in India. A tank is a small reservoir made by constructing enclosure of walls to store rainwater. This water is used for irrigation in dry season. Tanks are mostly used in Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra and Odisha. Wells and tube wells. Wells are dug to bring the underground water to the surface. To extract underground water, we use electric or diesel tube well. To bring out water from the well, Persian wheel is still in use at some places. Irrigation by means of wheels is carried out in Rajasthan, Punjab, Haryana, Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra and Gujarat. ठीक है, तो सबसे पहले किसके बारे में बोल रहे हैं? टैंक्स के बारे में कहा जा रहा है ना, कि टैंक्स जो है सबसे पुराना तरीका है हमारे कंट्री में इरिगेशन करने का, फसलों को पानी देने का. टैंक होता क्या है? एक स्मॉल रिजर्वॉयर है. मतलब एक स्मॉल पानी इकट्ठा करने का जगह है. उसको कैसे बनाया गया है? चार तरफ से वॉल्स बना दिया गया, दीवार बना दिया गया है और उसके भीतर पानी रहता है. ठीक है, मतलब कि एक गहरा जगह है, एक गड्ढा जैसा किया गया, उसके चारों तरफ वॉल्स बना दिया गया है. और उसके भीतर पानी जमा होके रहता है. ठीक है, टैंक उसको कहेंगे. और जब ड्राई सीजन होगा, जब बारिश नहीं हो रही होगी, उसमें इसी टैंक के पानी को ले जाके और खेतों में दिया जाता है, पौधों को दिया जाता है. इस टैंक इरिगेशन को ज्यादातर किस एरिया में यूज किया जा रहा है? तमिलनाडु में,
कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये सब जगह पर यूज कर रहे हैं। खेतों के आसपास टैंक बना देते हैं और उस टैंक में जब पानी जमा हो जाएगा वो पानी को जाके ये लोग खेतों में देते हैं। फिर क्या है, वेल्स और ट्यूब वेल्स, कुआं और चापानल। ट्यूब वेल्स हमारे कंट्री में पुराने समय से ही क्या करते हैं, कुआं खोदा जाता है, मिट्टी कोड़ कोड़ के बहुत गहरा किया जाता है, कुआं बनाया जाता है ताकि जमीन के नीचे का जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो ऊपर सरफेस तक हम लोग ला सके। और हम लोग अगर कुआं से पानी निकालना चाहे अंडरग्राउंड वाटर, तो हम लोग क्या करते हैं, और एक तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक या डीजल ट्यूबवेल बनाते हैं। ठीक है, चापानल बनाया गया है, वो उसको हम लोग उसके भीतर एक्चुअली जमीन के नीचे बोरिंग किया जाता है, ड्रिलिंग मशीन आता है, बोरिंग मशीन बहुत बड़ा बड़ा आता है, जमीन के नीचे होल करता जाएगा, वहां पे पाइप लगाया जाएगा, मोटर लगाया जाएगा, और उस मोटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे और जब अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर की तरफ ला पाएंगे पाइप्स के थ्रू। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चला रहे तो हम लोग डीजल की मदद से भी वो ट्यूबवेल को चला सकेंगे, उनको ट्यूबवेल कहते हैं। और बहुत जगह पे क्या है, कुछ भी नहीं, बस वो ट्यूबवेल का एक चापानल बाहर लगा हुआ, वही चापानल को लोग मैनुअली चलाते हैं, खुद से चलाते हैं, तो पानी बाहर आता है। कुआं से पानी निकालने के लिए पर्शियन व्हील को अभी भी बहुत सारे जगह पे यूज किया जाता है। पर्शियन व्हील एक चीज है कि एक बड़ा सा व्हील, एक चक्का लगाया जाता है कुआं के साइड में, और उसके एक एंड पे जो है बाल्टी और रस्सी लगा हुआ रहता है। जब वो व्हील को घुमाया जाता है तो वो रस्सी और बाल्टी अपने आप कुआं के भीतर जाएगा और वहां से पानी, फिर व्हील को घुमाएगा तो अपने आप पानी बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो पर्शियन व्हील को अभी यूज किया जाता है, बहुत सारी जगह पे अभी भी यूज किया जा रहा है। इरिगेशन बाय मीन्स ऑफ वेल, कुआं की मदद से इरिगेशन कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये सब जगह पे जो है कुआं से पानी निकाला जाता है, वेल से पानी निकाला जाता है पौधों को देने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कैनाल्स के बारे में। After wells and tube wells, canal irrigation is the second most important source of irrigation. A canal is a man-made channel through which water from a river or a stream is diverted to agricultural field. Small sub-canals called distributaries are also made for this purpose. Irrigation by canals is done in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, West Bengal, Rajasthan and some states of South India. ठीक है, अब है कि कैनाल्स मतलब नहरें। हम लोगों ने देखा वेल्स, ट्यूब वेल्स, ये सबको यूज कर रहे हैं पौधों में पानी देने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है, कैनाल इरिगेशन है, नहरों के द्वारा पौधों की सिंचाई। वह भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है सिंचाई करने का, हाँ, इम्पोर्टेंट तरीका है सिंचाई करने का। कैनाल क्या है, वो मैन मेड चैनल है, ह्यूमन बींग्स ने खुद से वो बनाया है, एक तरह का चैनल, एक तरह का नहर बनाया है, जिससे कि किसी नदी या झरने के पानी को डाइवर्ट करके खेतों की तरफ, एग्रीकल्चरल फील्ड की तरफ लाया जाता है। ठीक है, और एक मेन कैनाल बनाया जाता है, उस कैनाल से फिर साइड साइड से छोटी छोटी अलग अलग सब कैनाल्स निकाली जाती है, छोटी छोटी अलग अलग नहरें भी निकाली जाती हैं, इनको कि डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बोलते हैं। हाँ, जो मेन कैनाल के साइड साइड से निकाली जाती है दूसरे दूर दूर के दूसरे खेतों में पानी देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बनाया जाता है इस पर्पज के लिए। कैनाल्स की मदद से इरिगेशन किस स्टेट्स में किया जा रहा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और कुछ कुछ साउथ इंडिया के स्टेट्स में भी कैनाल की मदद से इरिगेशन किया जा रहा है। डैम्स आर वॉल्स बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड बैक द फ्लो ऑफ वाटर। These walls have special gates which can be opened or closed to control the flow of water. Water is stored in an artificial lake behind the dam. Canals are dug to take the stored water to the fields. The main areas irrigated by such canal lie in the northern plains, central India and coastal areas. डैम्स क्या होता है, ठीक है, कोई नदी बहती हुई आ रही है, उसके पानी को एक जगह इकट्ठा किया हो रहा है, अगर इकट्ठा करते हैं और उसके साइड साइड में वॉल्स बना देते हैं। ठीक है, वॉल्स बना देते हैं ताकि जो है पानी का स्पीड को थोड़ा कंट्रोल कर सके और पानी वहां पे इकट्ठा होके रह सके। मतलब नदी को थोड़ा सा एक लेक जैसे फॉर्म में उसको थोड़ा चेंज करते हैं, और वो वॉल्स जो बनाते हैं वो वॉल्स में एक जगह गेट्स भी रहता है, गेट बनाया जाता है, स्पेशल गेट बनाया जाता है। तो जब जरूरत है
जब पानी की जरूरत है, मान लीजिए बारिश का दिन है, पानी बहुत हो रही है, बारिश बहुत हो रही है, नदी का पानी बहुत भर गया है वो वॉल्स के भीतर, तब वो गेट्स खोल देते हैं ताकि थोड़ा पानी बाहर निकल जाए, नहीं तो वॉल्स डैम के जो वॉल्स है वो टूट सकते हैं। और नदी के स्पीड को थोड़ा पानी बाहर निकल जाएगा तो नदी के बहने का भी स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे किया जाता है, फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करने के लिए। वो एक जो ये लेक बनाया जाता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल लेक होता है, खुद ही बनाया जाता है ना, खुद बनाया जाता है। हमारा गवर्नमेंट बनाता है, वो एक बड़ा सा लेक बनाएगा और उसके साइड में स्पेशल गेट्स होगा जिससे जब जरूरत है पानी निकाला जा सके। और उसी गेट्स के पास क्या रहता है, कनाल्स बनाए रहते हैं, नहरें बनाई रहती हैं, तो वो नहरें जाके खेतों को जुड़ती हैं। तो जब धीरे धीरे रोज इस डैम से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर छोड़ा जाता है, वो कैनाल्स में वो पानी बह बह के खेतों तक पहुंच जाता है। ये हमारे कंट्री में किस एरियाज में ऐसे इरिगेशन ज्यादा हो रहा है डैम्स की वजह से? नॉर्दर्न प्लेन्स एरियाज में, सेंट्रल इंडिया, मिडिल ऑफ द इंडिया में भी, और कोस्टल एरियाज, समुद्र के साइड के एरियाज में भी डैम्स की मदद से इरिगेशन किया जा रहा है, पौधों की सिंचाई की जा रही है। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। When dams are used for multiple purposes, they are called multi-purpose projects. Such projects serve irrigation, fish breeding, grazing forests, producing electricity and navigation. Besides, they check floods in that area. Also, beautiful picnic spots and boating centers are developed near such projects. Some important multi-purpose projects, the names of rivers on which they are built and the states which are being benefited are given in the table below. Name of project: the Damodar Valley Project, built on river Damodar. Beneficiary states Jharkhand, West Bengal. The Bhakra Nangal project on river Satluj. Beneficiary states Delhi, NCT, Punjab, Haryana, Rajasthan. Name of project: Hirakud project, built on river Mahanadi. Beneficiary state Odisha. Kosi River Valley project, built on river Kosi. Beneficiary state Bihar. Chambal River Valley project, built on river Chambal. Beneficiary state Madhya Pradesh, Rajasthan. Tungbhadra River Valley project, built on river Tungbhadra. Beneficiary state Karnataka, Telangana. Nagarjuna Sagar project, built on river Krishna. Beneficiary states Telangana, Andhra Pradesh. The Sardar Sarovar project, built on river Narmada. Beneficiary states Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan. The Bias project, Indira Gandhi Canal, built on river Bias and Satluj, and the beneficiary states are Punjab, Haryana and Rajasthan. मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, जब डैम्स बनाया जाता है और मल्टीपल पर्पस के लिए बनाया जाता है, मतलब बहुत सारे कामों के लिए उसको यूज किया जाता है डैम को, तब उनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। मल्टीपर्पज माने बहुत सारे कामों के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में क्या होता है, इससे इरिगेशन का भी काम होता है, पौधों की सिंचाई भी होती है, फिश ब्रीडिंग भी होता है, हाँ, मछली पालन भी किया जाता है, रेजिंग फॉरेस्ट, उस पानी की मदद से आसपास के एरिया में जंगल भी बनाया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जाता है, एंड नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, उस नदी के थ्रू बोट्स, शिप्स जाते हैं इधर से उधर, ठीक है, वाटर में ट्रांसपोर्टेशन होता है। बिसाइड्स दे चेक फ्लड्स इन द एरिया, हाँ, उस एरिया में अगर जब बहुत बारिश होगी और बाढ़ आने लगती है तो बाढ़ को भी कंट्रोल करता है ये मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। साथ ही साथ क्या है, वो जो लेक होता है डैम का, उसके आसपास ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट्स भी डेवलप किया जाता है, और बोटिंग सेंटर भी, लोग जाके वहां पे बोट उस लेक में चला चला के उसका भी मजा लेते हैं, हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट के पास, और वो बहुत ही सुंदर दिखता है। क्यों? क्योंकि एक तो डैम बनाया गया, डैम के आसपास आर्टिफिशियली जो है जंगल बनाया गया है, जंगल को बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं, वहां पे मछली पालन भी हो रहा है, वो भी लोग देखने के लिए जाते हैं, इरिगेशन भी हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रहा है, पिकनिक स्पॉट भी है, बोटिंग सेंटर भी है, तो बहुत सुंदर भी दिखता है ये सब। बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हमारे कंट्री में है और बहुत सारे अलग अलग नदियों पे बनाए गए हैं, मैंने वो सब अभी रीड कर दिया है, किस किस नदी पे कौन कौन सा बनाया गया है और किस किस स्टेट को बेनिफिट हो रहा है उस मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट से। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन। A major portion of fresh water available in India is lost due to improper usage and conservation methods. Water conservation. A major portion
of fresh water available in India is lost due to improper usage and conservation methods. Water conservation is of prime importance in a country like India, where people depend on rainfall for their agricultural and domestic needs. Some ways of conserving water are storing as much water as possible during the rains by constructing dams, reservoirs and tanks, preventing water pollution, avoiding sewage drains near water bodies, using groundwater economically, practicing rainwater harvesting, minimizing the use of chemicals like pesticides, taking care that borewells should not have any gaps around them, planting more trees. This helps the water cycle to be maintained. Cutting down on the forest should be discouraged. Treating wastewater from factories to remove all pollutants before releasing them into the sources of water. Treating sewage properly before disposal into the sources of water. ज्यादातर हमारे कंट्री में जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है, हाँ, फ्रेश वाटर वो वाटर जिसको कि हम लोग पी सकते हैं और अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. तो जो भी फ्रेश वाटर हमारे कंट्री में, देखिए होल वर्ल्ड में फ्रेश वाटर का अमाउंट बहुत ही कम है और हमारे कंट्री में जितना फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो लूज कर जाते हैं, हम लोग खो देते हैं. क्यों? क्योंकि उसको इम्प्रॉपर यूसेज करते हैं और कंजर्वेशन मेथड्स ठीक नहीं है. हम लोग ठीक तरीके से उसको यूज नहीं कर पाते, ज्यादातर वेस्ट हो जाता है और उसको हम लोग कंजर्व भी नहीं कर पाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रख भी नहीं पाते हैं. वाटर कंजर्वेशन हमारे इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोग रेनफॉल पे, हमारे कंट्री के लोग रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, बारिश पे डिपेंड करते हैं उनके खेतों के कामों के लिए और घर के घरेलू कामों के लिए, है ना. बारिश होगी तो कुआं में पानी भरेगा तो घर के काम अच्छे से होंगे, अंडरग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होगा, अंडरग्राउंड वाटर भी भर जाएगा तो ट्यूबवेल से, मोटर्स की मदद से निकाल पाएंगे, खेतों में सिंचाई होगी. तो हम लोग बारिश पे बहुत डिपेंड करते हैं इंडिया के लोग, और बारिश पे अगर हम लोग डिपेंड करते हैं तो हम लोग को जब बारिश होगी उस समय जो पानी आता है, गिरता है बारिश के रूप में, उसको हम लोग को अच्छे से कंजर्व करके, जमा करके और प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. कुछ कुछ तरीका क्या है कंजर्व करने का. बारिश के समय जितने भी पानी बरस रहे हैं उस पानी को अच्छे से हम लोग स्टोर करें. कैसे स्टोर करेंगे? डैम्स बना के, रिजर्वॉयर बना के, और टैंक्स बना के. रिजर्वॉयर मतलब एक ऐसा बड़ा बड़ा एरिया जहां वो पानी को जमा कर सके, जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब भी रिजर्वॉयर की कैटेगरी में आएगा. तो ऐसा ऐसा बना के हम लोग पानी को जहां जमा कर सके. वाटर को पॉल्यूटेड होने नहीं दे. अगर वाटर को हम लोग पॉल्यूटेड होने देंगे, जैसे लेक्स, पॉन्ड्स को अगर हम लोग पॉल्यूटेड होने देंगे, रिवर्स को, तो फ्रेश वाटर की और भी कमी होने लगेगी. वाटर बॉडीज के पास, नदियों के पास, पॉन्ड्स के पास क्या नहीं होना चाहिए, या बोरिंग के पास सीवेज ड्रेन्स नहीं होना चाहिए. घरों से जो कचरा निकलता है, ड्रेन वाटर, नालियों का पानी जो है वह ये वाटर बॉडीज के पास नहीं होना चाहिए. ग्राउंड वाटर को इकोनॉमिकली यूज करना है. जमीन से नीचे जो हम लोग मोटर चला चला के पानी निकाल रहे हैं या ट्यूबवेल के थ्रू, उसको संभाल के यूज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है. आजकल बड़े बड़े सिटीज में, क्या छोटे छोटे सिटीज में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं लोग. जहाँ पे भी नए घर बना रहे हैं या पुराने घर के पास भी वो लोग बारिश के पानी को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको वापस जमीन के भीतर छोड़ रहे हैं, कुएं की मदद से या कहीं से भी वापस उसको जमीन के भीतर छोड़ा जा रहा है. ऐसे बहाया जा रहा है कि वो जमीन के नीचे चला जाए और अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता रहे. इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं. मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स. ये जो कीड़े चूहे ऐसा मारने के लिए जो खेतों में हम लोग केमिकल यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो फिर जब बारिश होती है खेतों से बह के वो सब पानी में आ जाता है और पानी पॉल्यूटेड हो जाता है. लेक्स, रिवर्स पॉल्यूटेड हो जाता है. इसीलिए बहुत ही कम यूज करना है पेस्टिसाइड्स वगैरह का. और ये भी देखना है कि बोरवेल्स जो बनाए, बोरिंग जो हमने किया है, उसके आसपास कोई गैप नहीं रहे, है ना. गैप रहने से वाटर लीकेज बहुत हो जाता है. पेड़ ज्यादा लगाने चाहिए. अगर हम लोग पेड़ ज्यादा लगाएंगे तो वाटर साइकिल मेंटेन होता है और जंगल काटने से रोकना चाहिए. ठीक है. इसी तरह जो वेस्ट वाटर फैक्ट्री से निकलता है उसको क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं, समुद्र में, नदी में, लेक्स, रिवर से समय छोड़ देते हैं. पर छोड़ने से क्या होगा, उसमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स निकलता है फैक्ट्री से, तो वो सारे वाटर बॉडीज को पोल्यूटेड कर देता है और ये वाटर बॉडी का पानी हम लोग दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं. इसीलिए जो भी केमिकल्स फैक्ट्री से निकले उनको ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब उसमें दूसरे केमिकल्स मिला के उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि वो नुकसान नहीं पहुंचाए वाटर बॉडी को. ठीक है. किसी वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले उनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए वेस्ट वाटर को. ठीक है. इसी तरह सीवेज जो ड्रेन्स का वाटर भी निकल रहा है उसको भी जाके लास्टली वाटर बॉडी में ही छोड़ा जाता है.
वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले उसको भी ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें केमिकल्स मिला के या बैक्टीरिया कुछ ऐसा डाल के उसका हार्मफुल इफेक्ट को कम करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्निक टू स्टोर द रेन वाटर विदाउट वेस्टिंग इट। रेन वाटर collected on the terraces of concrete building is diverted to the subsurface soil through pipelines. Water thus collected in the soil becomes part of underground water. The ocean waters are home to a great variety of marine life. Rivers, seas, and oceans serve as means of transport. About 97% of Earth's water is in oceans and seas. This is saline water and is not suitable for human consumption. About 2% of water is in the form of ice and glaciers. Thus, only 1% of Earth's water is available and fit for human use. ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो एक टेक्निक है कि रेन वाटर को, बारिश के पानी को जमा कर सके हम लोग और बिना वेस्ट किए स्टोर कर सके और उसको वेस्ट भी नहीं होने दे। क्या होता है, जो हमारे छत होते हैं, कंक्रीट बिल्डिंग बनेगी, हाँ, पूरा सीमेंट ईंटों से बना हुआ जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा, उनके छतों पे जो है रेन वाटर को एक रिजर्वॉयर में कलेक्ट किया जाता है और फिर पाइप्स की मदद से उसको नीचे सॉयल में छोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि वो सॉयल के अंदर चला जाए वह पानी, सब सरफेस ऑफ सॉयल, मतलब सॉयल मिट्टी का जो ऊपर का लेयर, उसके नीचे वाले लेयर में वह पानी अंदर से चला जाए। जब वह पानी नीचे चला जाएगा मिट्टी के अंदर, तो धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ते जाएगा, वाटर क्योंकि सॉयल में कलेक्ट होकर नीचे रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब बारिश का दिन नहीं रहेगा, गर्मी का दिन रहेगा, तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल थोड़ा ऊंचा ही रहेगा। तो हम लोग जब बोरिंग चलाएंगे, मोटर चलाएंगे, तुरंत पानी बाहर आएगा, पानी निकालने में मुश्किल नहीं होगी। ओशन का वाटर, जो समुद्र सागर का जो पानी सब होता है, महासागर का पानी, वो सब में बहुत फॉर्म ऑफ मेराइन लाइफ होता है। मेराइन लाइफ मतलब समुद्री जीव जंतु, मछली, पौधे, कोरल्स, सीवीड्स, हाँ, ये सब कुछ बहुत रहते हैं उसमें, ऑक्टोपस, फ्रॉग्स, जो भी। इसी तरह जो है, और पानी का क्या यूज है, रिवर, सीज एंड ओशन सर्व एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। नदियां हो, समुद्र हो, महासागर हो, ओशन हो, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होता है। शिप के थ्रू हम लोग इधर से उधर कार्गो जाता है, सामान जाता है, पैसेंजर्स जाते हैं। ठीक है, अर्थ में जितना भी पानी है उसका 97% पानी ओशन और सीज में है। और ओशन और सीज का पानी हम लोग जानते हैं ना, सॉल्टी होता है ना, नमकीन होता है, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, पीने के लिए भी यूज नहीं कर सकते, दूसरे पर्पस के लिए भी अगर यूज करेंगे तो हमारा स्किन को वो डैमेज करता है, उसको जनरली हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो ठीक नहीं है। यानी अब, और बाकी जो 3% बचा पानी, 97% तो सॉल्टी है, बाकी जो 3% बचा उसमें 2% क्या है, 2% पानी जो है वो ग्लेशियर्स में है, आइस और ग्लेशियर्स में है, बड़े बड़े बर्फ के चट्टानों में है, तो उसको भी हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, वो तो खुद पिघल पिघल के जब नदी में आएगा तभी यूज हो सकेगा। यानी बाकी जो 1% जो बच गया, जो कि अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ के अंडरग्राउंड वाटर है, वो ही अवेलेबल है, जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं, कुआं से निकालते हैं या बोरिंग वगैरह से उसको जमीन के नीचे से निकालते हैं। इसलिए हम लोगों को पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इकोनॉमिकली उसको, यानी समझदारी से उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोगों को पसंद आया? ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों ने बेल बटन नहीं दबाया है, बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो जैसे आए, सॉल्यूशंस जैसे ही चैनल में मैं अपलोड करूं, आप लोग को तुरंत अलर्ट साइन मिल जाए। ओके, थैंक यू।